हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम पहुंचे और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम पहुंचे नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। 2006 में प्रस्तावित हुआ द्वारका एक्सप्रेस वे का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद इसे NHAI के अधीन किया गया। द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली से गुरुग्राम के बीच बनाया जा रहा है, जो कि 27 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। निर्माण कार्य में हो रही देरी से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य में धीमी गति से चलने को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फरवरी में शिकायत की थी, जिसके बाद आज गडकरी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर की 42,212 वर्ग किलोमीटर जमीन की डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमीन का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि रिकॉर्ड तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए जिसमें जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी के साथ ये जानकारी हो कि उस जमीन का कब्जा किसका है। अगर जमीन का कब्जा मालिक के पास ना हो तो कब्जे को छुड़वाने के लिए कानूनी तरीके अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 इंच जमीन का भी डिजिटल रिकॉर्ड ना छूटे। मुख्यमंत्री ने भूमि के रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को जल्दी अमलजामा पहनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने से रजिस्ट्रेशन में होने वाले भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिस पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन खरीदने और बेचने वाले अपने मुताबिक तहसील का चयन कर सकें। इसके लिए प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर रादौर के कांग्रेसी विधायक BL सैनी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करें। डॉक्टर BL सैनी ने कहा कि पहले तो प्रदेश में इंडस्ट्री ही नहीं, अब नई इंडस्ट्री ही प्रदेश में नहीं लगेंगी तो युवाओं को नौकरियां कैसे मिल पाएगी। जो इंडस्ट्री प्रदेश में है वहां युवाओं को अनुबंध के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 AEE भर्ती की, जिसमें से 50 पद आरक्षित थे। बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली है। इस भर्ती में ज्यादातर युवा अन्य प्रदेशों के हैं। ऐसे में सरकार केवल झूठी घोषणाएं कर बिल पास कर रही है। गोहाना में 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, जब दूसरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम ड्रेन नंबर 8 के पास दिया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि फायरिंग किसने की और वारदात को अंजाम किस लिए दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी और हर एंगल से इस मामले की खोजबीन की जा रही है। किसानों का आंदोलन 99 दिन भी जारी है और किसान पिछले 99 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून पूरी तरह से सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने सब्जियों की खेती शुरू कर दी। किसानों ने क्यारियां बनाकर प्याज, टमाटर और मिर्च के पौधे लगाने शुरू किए। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी। गर्मी से बचाव के लिए किसान बांस और पराली से बैठने के लिए घर बना रहे हैं। इधर तोशाम में पाइपलाइन डालने को लेकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। किसानों ने कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद यहां पानी का संकट हो सकता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि हम अतिरिक्त उपायुक्त से मिले थे, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि माइनर को ठीक करवाकर पानी को छोड़ा जाए और उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए। किसानों का कहना है कि मरम्मत तो करवा दी गई, लेकिन पानी छोड़कर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई। किसानों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने पिछले 6 महीने में एक दिन भी इस माइनर में पानी नहीं छोड़ा। पाइप लगने के बाद बिना पानी छोड़े कैसे संभव होगा कि पानी टेल तक पहुंच जाएगा। किसानों ने कहा कि अगर सिंचाई विभाग का एक्शन पानी छोड़कर फिजिकल वेरिफिकेशन करता तो ये नौबत नहीं आती।
सिरसा जिले में सुबह शाम की पड़ रही धुंध और पानी की बूंदें रबी की फसलों के लिए वरदान है। दिन में खिल रही धूप से भी फसलों को खासा लाभ हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम से रबी की फसलों की अच्छी पैदावार होगी। खासकर गेहूं के फसल का अच्छा फुटाव होगा और जिले में मौसम से के लिहाज से इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। पानीपत जीटी रोड स्थित एक स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हरियाणवी गायक विकास को जान से मारने की धमकी दी। विकास वही गायक है जो हट जाताऊ पाचे ने गाने से फेमस हुआ था। विकास ने बताया कि वो रात करीब 12:30 बजे स्टोर पर सामान लेने गया था, तभी एक शख्स उसके साथ फोटो की बात कहने लगा। उसने कहा कि छत पर उसके और भी साथी हैं जो सेल्फी लेना चाहते हैं। विकास उनके साथ ऊपर चले गए, जहां उनके साथ वो लोग बदतमीजी करने लगे। यहां तक कि बदमाशों ने विकास को जान से मारने तक की धमकी भी दे दी, जिसके बाद विकास ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सोनीपत के गांव नांगल कला के पास स्थित टीडीआई फ्लैट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मामले में कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा हो गया था, जिसके बाद महिला अपने भाई के टीडीआई फ्लैट पहुंची थी। आरोपी पति भी अपने साले के फ्लैट पर पहुंचा और पत्नी पर 3 फायर कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया। महिला को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जज्जर के बीकानेर चौक पर 2 बदमाशों ने पतंजलि स्टोर मालिक पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने देसी कट्टे से 3 बार फायर करने की कोशिश की। मौके पर कट्टा नहीं चलने से पतंजलि स्टोर मालिक की जान बच गई। वहीं पतंजलि स्टोर मालिक धर्मेंद्र गुर्जर ने भी तत्परता दिखाते हुए बदमाशों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से पलटवार किया। बदमाशों ने जब खुद की जान को खतरे में देखा तो बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं बाजार के दुकानदारों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। सोनीपत का गांव नांगल कला देर शाम गोलियों की गूंज से दहल उठा। बताया जा रहा है कि गांव नांगल की जिम में 3 युवकों पर गोली चलाई गई, जिसके बाद तीनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया। नांगल कला गांव के ही एक युवक पर गोली चलाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 गुटों में आपसी रंजिश थी। यह रंजिश इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में फायरिंग हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार को संवेदनहीन कहते हुए आरोप लगाए। सिंघू बॉर्डर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र न केवल किसान आंदोलन पर बोले, बल्कि उन्होंने 75% आरक्षण पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए जेजेपी और निर्दलीय नेताओं से कहा कि अब भी मौका है, आप किसानों को देखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। प्रदेश में 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के कानून पर राज्यपाल की मंजूरी देने को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर सवालिया निशान लगाए। दीपेंद्र ने कहा कि कानून पढ़कर देखें तो पता चलता है कि यदि नौकरी नहीं देनी तो परमिशन ले सकते हैं, मतलब कि नौकरी नहीं मिलेगी। हैदराबाद में किसान सम्मान समारोह में पहुंचने पर इनेलो नेता अभय चौटाला का किसानों ने सम्मान किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। अभय ने कहा कि सरकार ने कोरोना से लड़ने की बजाय डर पैदा किया। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद बहुत घोटाले हुए, किसानों को बैंकों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। इसके साथ ही सरकार ने 3 कानूनों को लागू करने और लाखों किसानों को बर्बाद करने की बात की। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जो ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया उसे बीजेपी ने लागू करने का काम किया, लेकिन किसानों को अब भी धान पर एमएसपी नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। डीजीपी मुद्दे पर सीएम और गृह मंत्री के बीच चल रहे विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोनों शुरू से लड़ते आए, लेकिन अब किसानों से तो कम ना लड़ें। सरकार सचिवालय तक सीमित रह चुकी है। सीएम अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर पा रहे तो डिप्टी सीएम अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल रहे।
सिरसा के गांव अरनियावाली स्थित श्री गोपाल गौवंश सेवा समिति में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया। लोकहित स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के पुत्र धवल कांडा ने बतौर मुख्य अतिथि श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गौवंश सेवा समिति के कार्यों की जमकर सराहना की। धवल कांडा ने कहा कि सिरसा के जन जन में गौ सेवा का जज्बा है, यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में सिरसा जिला में गौशालाओं का संचालन लगातार किया जा रहा है। धवल कांडा ने विधायक गोपाल कांडा और समाजसेवी गोविंद कांडा की ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि गौवंश सेवा समिति को दी। आयोजकों ने कांडा परिवार की सराहना की। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से धवल कांडा और बाबा काशीराम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में हरियाणा न्यूज के पास एसआईटी की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में आबकारी विभाग के साथ साथ सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में आबकारी विभाग की असफलता का भी जिक्र किया गया। साथ ही मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव पर और सख्त हो गए। डीजीपी मनोज यादव और एडीजीपी श्रीकांत यादव के विवाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को पत्र लिखा। विज ने गृह सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे विवाद पर स्पष्टीकरण मांगा। आपको बता दें कि एडीजीपी श्रीकांत यादव की अध्यक्षता में गठित नारकोटिक्स टीम बनाई गई थी। श्रीकांत यादव ने गृह मंत्रालय को यह शिकायत की थी कि जांच के दौरान हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें सहयोग नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने अब राहुल गांधी को आरोपों का जवाब दिया है। अनिल विज ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, कभी देश के लिए अच्छा नहीं करते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में अंबाला कैंट में बन रहा वॉर मेमोरियल राष्ट्रीय स्तर का होगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बुधवार को इसी संबंध में इतिहासकारों के साथ बैठक की। हरियाणा में छोटी क्लासों में स्कूल खोलने के बाद मासूम बच्चे इसकी चपेट में आने शुरू हो गए। मंगलवार को करनाल में 54 बच्चे इसकी जद में आए, तो अब अंबाला में स्कूलों में भी लगातार अध्यापक और स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसको लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी है। प्रदेश भर में 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इस बीच कोरोना के आंकड़े भी लगातार जारी हैं। पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में हर रोज कोरोना केसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक कुरुक्षेत्र में कोरोना से 134 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को कोरोना के 32 नए केस सामने आए। कुरुक्षेत्र में कन्या गुरुकुल की 10 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद इलाके में लोगों में खौफ बन गया है। इससे पहले भी करनाल स्कूल में 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे। हालांकि मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया। खुद मुख्यमंत्री ने लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। झज्जर के सिविल अस्पताल में भी लगातार लोग कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन लेने वाले लोगों का कहना है कि सभी को आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। बढ़ते मामलों के बीच सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूल खुलने के साथ ही अंबाला शहर कोरोना के नए मामलों में 25% स्कूल से ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दे दी है और कहा है कि बच्चा या टीचर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के स्कूल में नहीं आएगा। अंबाला में हर दिन कोरोना के 15 नए मामले सामने आ रहे हैं। विभाग के निर्देश के द्वारा सभी को मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग को भी कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसका चालान काटा जाए। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब 60 साल से ऊपर या 45 से 59 वर्ष के बीच बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सिलेक्ट करनी होगी।
हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को मंजूरी देने पर सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया। बराला ने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर बीजेपी और गठबंधन की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था। बराला ने कहा कि आज ये खुशी की बात है कि वर्तमान की गठबंधन सरकार ने इस विषय पर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इस फैसले को किया। लव जिहाद को बड़ी समस्या बताते हुए हरियाणा सरकार 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सख्त कानून बनाने जा रही है। वहीं आरटीआई खुलासे के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्रदेश के 6 जिलों में सिर्फ 4 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 2 केस पुलिस जांच में झूठे पाए गए और 1 केस में आरोपी कोर्ट से बरी हो चुका है और चौथा केस अभी लंबित है। बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अंतिम और फाइनल निपटान योजना लॉन्च की। ये योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग साइट पर लागू होगी और तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। पानीपत के लघु सचिवालय में हुई नगर निगम की बैठक के दौरान निगमायुक्त मीटिंग छोड़कर बीच में चले गए। आपको बता दें कि बुधवार को निगम के पार्षद डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर अवनीत कौर और शहरी विधायक प्रमोद बीच मीटिंग में शामिल थे। गोहाना के नए एसडीएम प्रदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गोहाना शहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिषद के अधिकारी व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगे। व्यापारी संगठन सहयोग करें तो ठीक, नहीं तो नगर परिषद अपने स्तर पर कार्रवाई करे। एसडीएम ने शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की और स्टेडियम और ट्रेन 8 की पटरी पर सड़क बनाने के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को लोगों का काम समय पर निपटाने के निर्देश दिए। इधर टोहाना उपमंडल के गांव समेड़ के कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर किसान आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए। इस दौरान ग्रामीणों ने महंत से विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी की निंदा की। बिजली निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने और छापेमारी के विरोध में चेतावनी देते हुए कहा गया कि गांव में निगम की टीम का विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि निगम ने उनका सहयोग नहीं किया तो वो निगम के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। जगाधरी के बस स्टैंड की साफ सफाई के लिए निर्मल ताऊ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निर्मल ताऊ राहगीरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस मुहिम की हर ओर तारीफ हो रही है। मामले में रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार निर्मल ताऊ का कॉन्सेप्ट आज यमुनानगर में लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सीनियर मोस्ट रोडवेज के चालक हरियाणवी वेशभूषा में बस स्टैंड पर घूम घूम कर स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। निर्मल ताऊ लोगों को कूड़ादान में डालने के बारे में समझा रहे हैं। फरीदाबाद के बाल भवन में बुधवार को हिफाजत वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। बच्चियों के साथ हो रहे अपराध को लेकर हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खेल नीति को लेकर हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका पैरा एथलीट विरोध कर रहे हैं। पैरा एथलीट खिलाड़ियों की माने तो वो सामान्य खिलाड़ियों से अधिक मेहनत कर अच्छा परिणाम ला रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें दूसरे पायदान पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में नई खेल नीति की नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें ग्रुप ए की नौकरी में सामान्य खिलाड़ियों को रखा गया। जबकि पैरालंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बी ग्रेड की नौकरी देने की बात कही गई। दीपा मलिक का कहना है कि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यह आश्वासन दिया कि नोटिफिकेशन में कई संशोधन होंगे। चरखी दादरी के गांव समसपुर में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पैनल के हिसाब से यहां पानी नहीं आता। गांव में बना जलघर सूखा है। पानी की इतनी किल्लत होते हुए भी किसानों को तावन भरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने धान की बिजाई बंद कर दी और इन्हीं समस्याओं के चलते सभी ग्रामीण मिलकर जलघर गए और जल विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। साथ ही उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्या को नहीं सुलझाया गया तो वो आगे प्रदर्शन करेंगे।
भिवानी के बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि यूनिवर्सिटी की साइट में तकनीकी दिक्कत आने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो रीअपियर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दे। साथ ही छात्रों का कहना है कि उनके पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट में भी बहुत सी गलतियां हैं। इन्हीं परेशानियों को रखते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश की मनोहर सरकार हरियाणा के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए स्मार्ट स्कूल बनाने के अनेक दावे करती है, लेकिन उन दावों की सच्चाई धरातल पर इसके विपरीत नजर आ रही है, जिसका उदाहरण गुहला जिका के गांव का खेड़ी में देखने को मिला, जहां पर बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया और 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी और किसी भी नेता ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बिजली मीटर का कनेक्शन कट जाने के कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पीने के पानी, शौचालय और कक्षा में अंधेरा होने के कारण कम दिखता है और बच्चों को स्मार्ट क्लासेस उनकी बंद हो गई हैं। प्रतिबंध के बाद भी बाजारों में बिक रही चाइनीज स्टोर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है और इसी चाइनीज स्टोर की वजह से कई मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल यमुनानगर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक युवती अपने घर जा रही थी तो उस वक्त चाइनीज स्टोर से उसका गला कट गया। लंबे इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर है।